दोस्तों इमेजिन करो कि आप रात के अंधेरे में एक सुनसान रोड पर जा रहे हो। आपको दूर दूर तक कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है। तो क्या फिर इसका मतलब यह है कि शहर में या शायद पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है? वेल, इस असीम ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही है। हम एक सुनसान डार्क यूनिवर्स में चलते जा रहे हैं, पर क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है? नाउ ऑब्वियसली सुनसान रोड पर जाते हुए आप हमेशा चारों ओर किसी इंसान को खोजने की कोशिश करोगे, पर वो इंसान आपका दोस्त होगा या फिर क्राइम पेट्रोल की अगली स्टोरी का विलन, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अब अगर इंसानों जैसी कोई एडवांस सिविलाइजेशन लाइट की स्पीड के सिर्फ 0.1% स्पीड से भी ट्रैवल करना सीख जाए, तो हम अगले 10 करोड़ सालों में पूरी मिल्की वे पर कब्जा कर सकते हैं। मतलब यूनिवर्स की एज को देखते हुए किसी न किसी सिविलाइजेशन को तो इस लेवल पर पहुंच ही जाना चाहिए था, है कि नहीं? पर स्पेस एक्सप्लोरेशन की इस जर्नी में अभी तक हमें कोई भी एलियन सिविलाइजेशन नहीं मिला है। तो अब सवाल आता है कि आखिर सब कहां है और क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? वेल दोस्तों, फर्मी पैराडॉक्स हमारे सामने इन्हीं सवालों को उठाता है जिनका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं था, पर शायद अब हमें इसका पॉसिबल सॉल्यूशन मिल चुका है, और वो है डार्क फॉरेस्ट थियरी। तो आखिर ये डार्क फॉरेस्ट थियरी क्या है और ये कैसे एलियंस की मिस्ट्री को डिकोड करती है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए आज यूनिवर्स की डार्कनेस में एलियंस की खोज करते हैं। दोस्तों, एनरिको फर्मी वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। पर आखिर एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को एलियंस और उनके एग्जिस्टेंस का ख्याल कैसे आया? वेल यार, एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहे थे, तभी उन्होंने मैगजीन में एक कार्टून देखा। अब उस कार्टून में न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर एक यूएफओ को उड़ता हुआ दिखाया गया था और उस यूएफओ से कुछ एलियंस झांक रहे थे। ये एलियंस न्यूयॉर्क सिटी के ट्रैश कैंस चुरा रहे थे। अब ये कार्टून आपको फनी लग सकता है, बट इसको देखकर फर्मी और उनके दोस्तों के बीच एलियंस को लेकर कन्वर्सेशन शुरू हो गई। नाउ इस कन्वर्सेशन के बीच फर्मी सवाल करते हैं कि वेयर इज एवरीबॉडी, यानी कि सभी लोग कहाँ हैं? फर्मी का मतलब था कि हम एलियंस के एग्जिस्टेंस के बारे में तो बात करते हैं, यूनिवर्स में अनगिनत स्टार्स मौजूद है, पर हमारे पास एलियंस के होने का कोई पक्का सबूत क्यों नहीं है? वेल, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनरिको फर्मी एलियंस के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहे थे, पर उनके अनुसार इंटरस्टेलर ट्रैवल जैसी कोई चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। अब दोस्तों, फर्मी भी अपनी जगह गलत नहीं थे, क्योंकि ये कहानी साल 1950s की है और उस समय तक हम इंसान पृथ्वी की ऑर्बिट तक भी नहीं पहुंच पाए थे। अब फर्मी के इस सवाल ने साइंटिफिक कम्युनिटी का दिमाग हिलाकर रख दिया था और सभी कोई इसका सोल्यूशन ढूंढने में लग गए। साल 1961 में फ्रैंक ड्रेक एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इस इक्वेशन को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ड्रेक इक्वेशन एलियंस के एग्जिस्टेंस का दावा नहीं करती, बल्कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू मिल्की वे में इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन के नंबर को कैलकुलेट करने की कोशिश करती है। अब अगर हम 2074 के पर्सपेक्टिव में इसकी कैलकुलेशंस करें, तो मिल्की वे में कम से कम 10 एलियन सिविलाइजेशंस जरूर होनी चाहिए। नाउ यहाँ पर मैथ से याद आया, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कंसीडर व्हाइल लर्निंग ऑनलाइन? वेल, बहुत से फैक्टर्स होते हैं एंड उन्हीं में से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ROI या फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कि अगर आपने कुछ लर्न करने के लिए पैसे खर्च किए हैं, तो क्या आपको उससे कुछ फायदा भी हो रहा है? अब आपको 10 तरह के अलग अलग कोर्सेस मिल जाएंगे इंटरनेट पे सर्टिफिकेशंस के साथ, बहुत ही कम पैसों में या फिर कुछ अलग तरह के लर्निंग वाले। बट रीलेवल इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो आपको आउटकम ड्रिवन कोर्सेस प्रोवाइड करता है। यस, विद द न्यूली लॉन्च्ड प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान यू हैव द श्योरिटी कि कोर्स के बाद रीलेवल आपको जॉब दिलाने के लिए सब कुछ करेगा। एंड अगर आपका कोर्स खत्म होने के बाद 90 दिनों के अंदर प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन बी एलिजिबल टू गेट योर फुल प्लेसमेंट फी रिफंडेड। दिस इज 50% ऑफ द टोटल कोर्स फी। नाउ ऑल यू हैव टू डू, इस कोर्स को सीरियसली पढ़ के कंप्लीट करिए। मेक श्योर दैट यू अटेंड क्लासेस, असाइनमेंट्स को पूरा करें। नाउ एज सून एज कोर्स खत्म हो गया, आप री-लेवल का टेस्ट दे दो, which by then you will be able to qualify very easily. After that, re-level will ensure that you get your dream job. So go to the platform and apply for the re-level courses today. As soon as you apply, you can book your interview slot with their admissions in charge. To know more about the course and its benefits, 9,000 plus candidates trust re-level and आज तक 80 करोड़ वर्ड से भी ज्यादा के ऑफर्स रोल आउट हो चुके हैं re-level से। इंडिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्विगी, ओला, Xiaomi जैसे 800 प्लस कंपनीज हायर करती है re-level से। So go and fill the form today. There are over
over 10 courses for you to choose from. You can schedule your screening call immediately and आप उनके प्रोफेशनल से ही कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि these courses even come with a satisfaction guarantee। इसका मतलब ये कि अगर बाई चांस आपको लगता है कि the course is not fit for you or if you are not enjoying the course, you can get full refund within 14 days, no questions asked। Relevel is the best platform for you to learn and get the job that you deserve। अब दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब दोस्तों इस वाले वीडियो में मैं ड्रेक इक्वेशन के डिटेल्स पर नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि फ्रैंक ड्रेक के अनुसार इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन वो है जो इंटरप्लैनेटरी या इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन कर पाए। अब इस हिसाब से हम इंसान तो एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है, लेकिन बाकी की सिविलाइजेशंस कहाँ पर है? मतलब बाकी लोगों ने हमसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? समय समय पर हम इंसानों ने एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की हुई है। जैसे साल 1972 में हमने पायोनियर 10 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। अब फिलहाल तो ये टॉरस कॉन्स्टेलेशन की ओर ट्रैवल कर रहा है एंड वी आर होपिंग कि फ्यूचर में कोई एलियन सिविलाइजेशन इसे कैप्चर कर लेंगे। साल 1974 में कार्ल सैगन और फ्रैंक ड्रेक ने एरिसीबो मैसेज को M13 ग्लोबुलर क्लस्टर की ओर भेजा था। साल 1977 में जब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया जा रहा था तो उनमें गोल्डन रिकॉर्ड्स को रखा गया था। इसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी काफी डिटेल में बताया हुआ है। अब इन गोल्डन रिकॉर्ड्स में ऐसी कई चीजें थी जिनकी मदद से एडवांस्ड एलियंस हम इंसानों के बारे में जान सकते हैं और पॉसिबली हमें खोज भी सकते हैं। मून मिशंस के दौरान भी हमने कई ऐसी चीजें भेजी है जिनका एकमात्र मकसद एलियन से कम्युनिकेट करने का था। अब समय समय पर हमें स्पेस से रेडियो सिग्नल्स भी रिसीव होते आ रहे हैं और हम भी सिग्नल्स भेजते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलियन से हम कोई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाए हैं। अब दोस्तों उस अंधेरी सुनसान रोड पर वापस लौटते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल अकेले हो और ये सोच रहे हो कि आपको कोई भी मिल जाएगा और दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। पर क्या होगा अगर वो वही आपका काम तमाम कर दे तो? डार्क फॉरेस्ट थियरी एलियंस को इसी पर्सपेक्टिव से देखती है। दोस्तों ये यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट की तरह है और हर एक सिविलाइजेशन इसमें छिपे हुए शिकारी है। अब जब एक शिकारी जंगल में जाता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि उसका शिकार उसे ना देख पाए, पर वो शिकार को पहले ही देख ले। अब अगर शिकारी पहले वार करने में कामयाब होता है तो वो शिकार कर लेगा और अगर पहला वार उस पर हो जाता है तो उसका वहीं पर द एंड हो जाएगा। ये आइडिया सबसे पहले साल 1983 में अमेरिकन साइंस फिक्शन ऑथर डेविड ब्रेन ने दिया था। अब इसके बाद साल 2008 में चाइनीज ऑथर लियू कीजिन एक नोवेल पब्लिश करते हैं जिसका नाम था द डार्क फॉरेस्ट। डार्क फॉरेस्ट थियरी का नाम और कॉन्सेप्ट इस नोवेल से ही इंस्पायर्ड है। अब इस थियरी के अनुसार ड्रेक इक्वेशन में इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशंस के नंबर का जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करती या कहे तो करना ही नहीं चाहती। अब क्योंकि उन्हें ये डर है कि अगर वो ऐसा करती है तो दूसरी सिविलाइजेशंस उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगी और जिन सिविलाइजेशन ने इस बात पर अमल नहीं किया वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने एलियंस की खोज करने के लिए सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नाम की जो बॉडी बनाई है उसकी भी यही पॉलिसी है। वो यूनिवर्स के अलग अलग पार्ट से आए सिग्नल्स को रिसीव करके उनकी स्टडी तो करते हैं लेकिन खुद किसी को सिग्नल भेजने की कोशिश ही नहीं करते। अब चार्ल्स डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट बताया गया है। मतलब नेचर में जो मेंटली और फिजिकली सबसे फिट होता है वही सर्वाइव कर पाता है। आज हम इंसानों ने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर रखा है और बाकी की स्पीसीज की लाइफ हमारे हाथों में है। अब अगर हम चाहे तो हम उनके एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम डार्क फॉरेस्ट थियरी को थोड़े प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। मान लीजिए कि मार्स पर भी एक एलियन सिविलाइजेशन रहती है और पृथ्वी पर तो हम ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पर दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला कि मार्स की सिविलाइजेशन को हमारे बारे में पता होगा और दूसरा कि उन्हें नहीं पता होगा। अब फर्स्ट केस सिनेरियो में मार्स के लोगों के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो शांति से बैठे रहेंगे या फिर पृथ्वी के लोगों पर हमला कर देंगे। अब अगर वो शांति से बैठते हैं मतलब वो धरती के लोगों पर भरोसा कर रहे हैं कि हम उन पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन व्हाट इफ कि हमने उन पर हमला कर दिया तो? अगर धरतीवासी मार्स के लोगों से ज्यादा एडवांस्ड है तो हम उन पर हमला जरूर करेंगे, क्योंकि यही तो हमारा बर्ताव है। और मार्स के लोगों के पास इससे बचने का एक ही तरीका है कि वो हम पर पहले हमला करके हमें ही डिस्ट्रॉय कर दे। मतलब अगर सिविलाइजेशन एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में जानती है तो डिस्ट्रक्शन इज द ओनली ऑप्शन। अब चलिए दूसरे सिनेरियो में मान लेते हैं कि मार्स के लोगों को पृथ्वी के लोगों के बारे में पता ही नहीं है। ऐसे में उनके पास तीन ऑप्शंस बचते हैं।
पहला, वो शांति से बैठे रहें, दूसरा, वो हमारी खोज करे और हम पर हमला कर दे, और तीसरा, जोर जोर से चिल्लाकर अपने एग्जिस्टेंस की जानकारी सभी को दे दे। अब दोस्तों, मार्स के लोग हम पर हमला तो तभी करेंगे जब उन्हें हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में पता होगा और ये भी पता होगा कि वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड है कि नहीं? वेल, कहने का मतलब कि अगर उनकी टेक्नोलॉजी बंदूकों वाली होगी और यहाँ से पुतिन न्यूक्लियर वेपन चला देता है तो मार्स के लोगों का दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा। नाउ सेकेंडली, अगर वो यूनिवर्स में ये ऐलान कर देते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं तो कोई ना कोई सिविलाइजेशन तो उनका अंत जरूर कर देगी। ऐसे में सेफेस्ट ऑप्शन यही बचता है कि वो शांत बैठे रहे। अब चूंकि यूनिवर्स की इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस एक दूसरे से छिपी हुई है तो वो शांत बैठना ही प्रेफर कर रही है, क्योंकि वो अपने एग्जिस्टेंस को खतरे में नहीं डालना चाहती। अब अगर उन्हें अपने से कमजोर सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगी और उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेंगी। पर मेरे यार, कोई भी सिविलाइजेशन ये रिस्क लेना पसंद नहीं करेगा जब तक कि वो सक्सेस को लेकर 100% श्योर ना हो। नाउ इसे हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। इमेजिन करो कि दो इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस है, ए और बी, जो कि एक दूसरे से 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। अब सिविलाइजेशन ए को पता चल जाता है कि 1000 लाइट ईयर्स दूर सिविलाइजेशन बी एग्जिस्ट करती है और उनके पास सिर्फ बंदूक है, जबकि सिविलाइजेशन ए के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। तो क्या फिर सिविलाइजेशन ए को बी पर अटैक कर देना चाहिए? वेल, यहाँ पर उन्हें यह भी समझना होगा कि अगर वो लाइट की स्पीड से भी सिविलाइजेशन बी तक जाते हैं तब भी वो 1000 सालों में वहां तक पहुंचेंगे और तब तक उनके न्यूक्लियर वेपन्स वाली टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी होगी। मतलब 1000 सालों में सिविलाइजेशन बी ने भी अच्छी खासी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली होगी। तो यहाँ पर सिविलाइजेशन ए अगर इंटेलिजेंट हुई तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगी। एक सिविलाइजेशन दूसरे को डिस्ट्रॉय करना तभी चाहेगी जब वो जीत के 100% श्योरिटी रख पाए, और शायद इसीलिए यूनिवर्स के इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस एक दूसरे से अपने एग्जिस्टेंस को छिपाए रखती है। वो एक डार्क फॉरेस्ट में छिपे हंटर्स की तरह है जो तब तक शिकार नहीं करना चाहते जब तक वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर लेते हैं। और शायद यही वो रीजन दोस्तों कि हम इंसानों को आज तक एलियंस के दर्शन नहीं हुए हैं। डार्क फॉरेस्ट थियरी के बारे में आपका क्या विचार है और क्या आप ड्रेक इक्वेशन पर एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।